सबसे पहले तो जो पेपर दे के हैं कैसे हो, दोबारा वापसी की कोई उम्मीद नहीं है इस पे इंशाल्लाह। अच्छा ये हमारा लेक्चर नंबर है 1 चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 है इंडाइसिस। चैप्टर 9 इंडाइसिस। इसका दूसरा नेम इंडेक्स नंबर भी हो सकता है, इसे हम इंडाइसिस भी कहते हैं। इस चैप्टर का पीछे कोई किसी चैप्टर से ताल्लुक नहीं है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि इस चैप्टर का पिछले चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अलग चैप्टर, अलग कॉन्सेप्ट है। इंडाइसिस के अंदर हमने इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैलकुलेट करना होता है कि बढ़ती हुई प्राइजेज से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, या प्राइजेज बढ़ेंगी तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उससे इन्फ्लेशन होगी, प्राइजेज कम होंगी तो डिफ्लेशन हो जाएगी। ये हमने इस चैप्टर में कैलकुलेट करना होगा। इसमें आपके पास 2 से 3 मेथड होंगे जिनसे हम जो है ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन हम जाएंगे इंडाइसिस के मेथड से कि इंडाइसिस से हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि एक प्रोडक्ट मार्केट में पहले 120 रुपए की थी, अब वो प्रोडक्ट 120 से बढ़ के 160 रुपए की हो गई, तो यहां पर अगर इन द टर्म ऑफ रुपीस बात करूं कि कितने रुपए से प्राइजेस इंक्रीज हुई होंगी, कितने रुपए से प्राइजेस इंक्रीज हुई होंगी, तो पहले कभी 120 रुपए की हुआ करती थी, अब ये प्राइजेस इंक्रीज होके 160 पे पहुंच गए। अगर हम इन द टर्म ऑफ रुपीस बात करें तो हम कहेंगे 40 रुपए से कोई एक प्रोडक्ट जिसकी ये प्राइस है, कोई एक कमोडिटी जिसकी ये प्राइस है, वो 40 रुपए से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आप अगर ये इंक्रीज निकालेंगे तो आप 160 में से 120 को माइनस करके कहेंगे कि ये 40 रुपीस का इंक्रीज आया है। ये इन द टर्म ऑफ रुपीस आपने बात की। अगर मैं ये कहूं कि इन द टर्म ऑफ परसेंटेज कि कितने परसेंट से प्राइस इंक्रीज हुई होगी, तो फिर आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दूसरा मेथड हो सकता है ना, कि एक तो ये है कि अगर इन द टर्म ऑफ रुपीस आपसे पूछा जाए कि यार बताएं कि पहले इस प्रोडक्ट की प्राइस 120 रुपए थी, अब वो प्राइस इंक्रीज होके 160 हो गई, तो आप सिंपली कहेंगे कि वो प्रोडक्ट 40 रुपए से महंगी हो गई, प्राइस में इतने का इंक्रीज आया। अगर कोई दूसरा मेथड हो कि अगर हमने वो परसेंटेज में देखना हो, तो परसेंटेज में भी पहले 120 रुपए थी, अब बढ़ के 160 हो गई, लेकिन मुझे इसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज चाहिए कि कितने परसेंट से प्राइस में चेंज आया होगा। उसके लिए आप सबसे पहले तो इनकी प्राइस में चेंज देखेंगे इन द टर्म ऑफ रुपीस। रुपीस में कितना चेंज, 40 का। ये 40 रुपए से वो प्रोडक्ट महंगी हुई। अब अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका कोई एक बेस रखेंगे कि कितने से 40 रुपए महंगा हुआ। अब कितने से महंगा हुआ है, 120 से। ये 120 इसकी बेस हो जाएगी, 120 इसकी बेस होगी, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर बता दें कितना आया। कैलकुलेटर निकाल लें। जो नए स्टूडेंट हैं वो कैलकुलेटर का मॉडल लिख लें, कैसियो FX 991 ES प्लस, ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। कैसियो FX 991 ES प्लस, इस मॉडल का कैलकुलेटर चाहे एडिशन 1 हो चाहे एडिशन 2 हो, आप ये कैलकुलेटर जो है वो यूज करेंगे। हमारी जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स में, और ये आगे भी इस्तेमाल होगा, ये कैलकुलेटर इस्तेमाल होता है, जो कि ICAP में अलाउ भी है लेके जाना। बाकी जो नॉर्मल कैलकुलेटर है
वो आप अकाउंटिंग में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमें इस कैलकुलेटर की जरूरत है। और ये आप लोगों ने देखे होंगे कि ये आपके क्लास फेलोज के पास भी है। ये सेकेंड एडिशन है और ये इसका जो है ये फर्स्ट एडिशन है। इनमें से कोई भी आपके पास अगर पड़ा है कैलकुलेटर तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस मॉडल का कैलकुलेटर चाहे सेकंड एडिशन में ले लें चाहे फर्स्ट में। सेकंड वाला जरा महंगा मिलेगा और फर्स्ट वाला जो है वो आपको सस्ते में मिल जाएगा, तकरीबन 1500 से 1800 के दरमियान। और जो सेकंड वाला है वो तकरीबन 3000 से 3500 के दरमियान में मिलेगा। लेकिन इसमें कॉपी का क्या रखिएगा कि अगर आप 3000 से 3500 दे रहे हैं तो ऊपर स्कैन का कोई ऑप्शन होगा, जो बॉक्स इसका होगा पहले आप उसे स्कैन करें, और अगर वो स्कैन करने पे आपको कैसियो की वेबसाइट पे ले जाता है तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल है। और अगर वो नहीं लेके जाता तो फिर उसकी कॉस्ट आप 3000 से 3500 ना भरिएगा, फिर बेहतर है कि आप सस्ते वाला ले लें। कितना आंसर निकला जी? 33.33%। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हम कहेंगे कि जो पहले प्राइस थी उस प्राइस का 33.33% क्या हो गई है, अब प्राइसेस इंक्रीज। क्योंकि ये अगर 40 रुपए का इंक्रीज आया है तो ये हमने देखा होगा कि ये इंक्रीज किस प्राइस का आया। जिस प्राइस को हमने देखना है किस जिससे लिंक करके देखेंगे वो होगी पुरानी, जिससे हमने इसका चेंज देखना है उसे रखा जाएगा बेस। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 33.33 आंसर आ जाएगा। ये दो मेथड हैं कि जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं कि चेंज निकालने के लिए, लेकिन एक होगा इंडाइसिस का मेथड जहां से हमने निकालना है। उस मेथड से अगर निकालेंगे तो तीसरा मेथड है इंडाइसिस का जो कि हमारे सिलेबस में है, वो होगा कि करंट प्राइस कितनी है 160, करंट डिवाइडेड बाय बेस प्राइस कितनी है 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसका आंसर निकालें 133.33। अगर आंसर देखेंगे तो 133.33% में आंसर निकला है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो 133.33 है कि 100 रुपए अगर पहले है तो 33 या 100% अगर उसकी कीमत पहले थी जिसको बेस बनाया, तो अब मजीद कितना इंक्रीज हुआ 33.33%। इसमें हमने करंट प्राइस रखी डिवाइडेड बाय क्या कर दी बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इससे पहले वाले में हमने जस्ट परसेंटेज लेने के लिए वो क्या किया था कि चेंज कितना निकला 40 रुपए का, किस प्राइस से लिंक किया था 120 से। यहां पर क्या है कि 120 आपकी बेस है और जो इस वक्त चल रही है वो 160। तो करंट डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई 100 किया तो 133.33% आया। तो अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं। ये 100 का जो चेंज है वो बेस बनाया है, तो जिस चीज को बेस बनाया जाता है उसे 100% ही रखा जाता है कि वो इतना है, आप उसके इतने परसेंट हैं। तो ये 1 अगर हम यहां से रिमूव भी कर दें तो ये 1 बेसिकली आया है जिसको बेस बनाया कि वो पहले 100% था, अब उस 100 का 33% इंक्रीज हुआ तो ये कितना बना 1। ये 100 था, इसका इंक्रीज हुआ जो कि डिफरेंस में देखेंगे तो 40, तो वो 40 का चेंज आया तो ये 160 बना जो कि 33.3 है। तो ये दोनों ऐड हुए 120 100% रखता था, 40 33% रखता था, तो 120 प्लस 40 करेंगे तो वो 133.33% ही शो करेगा, क्योंकि यहां पर हमने जस्ट 40 लिया, यहां पर हमने वो 120 प्लस 40 लिया तो ये क्या बना 160 बना। तो ये 133.33 जो आंसर निकला है ये आंसर है जी इंडेक्स यानी कि इंडाइसिस। तो हमने इस फॉर्मूला से अपने इस चैप्टर को लेके चलना है। अगर तो आंसर 100 से अबव आ जाएगा, अगर तो आंसर ये जो हमारा है अगर 100% से आंसर अबव आता है तो इन्फ्लेशन होगी, और अगर बिलो चला जाता है तो डिफ्लेशन। अगर हमारा इंडाइसिस का
सॉल्व करने पर आंसर 100% से ज्यादा आता है तो हम कहते हैं कि प्राइजेस इंक्रीज हो गई हैं। अगर प्राइजेस इंक्रीज हो गई हैं तो इन्फ्लेशन हुई होगी, और इन्फ्लेशन के होने से हम घर बैठे क्या हो गए, गरीब हो गए। क्योंकि पहले अगर हम वो चीज 120 रुपए में खरीदा करते थे तो अब हम वो चीज 120 के बजाय 160 में खरीदेंगे। लेकिन अगर हम वो अब 160 में खरीदेंगे तो क्या सिर्फ प्राइस के इफेक्ट होने से, इन्फ्लेशन के इफेक्ट होने से कोई और चीज इफेक्ट होगी या नहीं? क्वांटिटी होगी। अगर पहले आप 240 रुपए में 2 यूनिट खरीद लेते थे, अब 240 में आप 2 यूनिट खरीद नहीं पाएंगे, 160 में एक खरीदेंगे, बाकी वाला यूनिट आप खरीद नहीं पाएंगे, तो आप घर बैठे क्या हो गए, गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। तो अगर इसका आंसर 100% से अबव जाएगा तो इन्फ्लेशन, और अगर इसका आंसर 100% से बिलो रहेगा तो क्या होगी, डिफ्लेशन होगी। ये बात क्लियर है? अगर इन्फ्लेशन होगी तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, अगर महंगाई होगी तो खरीदने की सलाहियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आप में से किसी एक की सैलरी, अगर इनकम 1000 रुपए है, ये बिफोर इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, बिफोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से पहले उसकी सैलरी इतनी थी 1000 रुपए। 1000 रुपए में अगर वो 10 चीजें खरीदा करता था, 100 रुपीज की एक चीज मिलती थी और वो 10 खरीदता था, तो 1000 रुपए उसका इस्तेमाल हो जाता था। अब हुई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बाद हुआ ये कि जो ये 100 रुपए की चीज थी, ये अब मिलना शुरू हो गई 120 रुपए की। अब जब ये 120 की होगी, अभी भी इसकी इनकम कितनी है, 1000। क्या ये अब 10 चीजें खरीद सकता है? अगर तो 10 खरीदेगा तो उसके लिए 1200 रुपए होने चाहिए, लेकिन ये अब 10 चीजें नहीं खरीद सकता। हो सकता है कि ये 9 खरीद ले, बल्कि 8 खरीद ले। अब अगर ये 8 खरीदेगा तो कितने की पड़ेगी, 960 की। तो ये अब 8 चीजें खरीद रहा है, यहां पर 10 चीजें खरीदता था, तो ये क्या हो चुका है, इसकी परचेजिंग पावर प्राइस के इंक्रीज होने से क्या हो गई है, डिक्रीज। यानी कि खरीदने की सलाहियत कम हो चुकी है प्राइस के बढ़ने से। अगर इंडाइसेस बढ़ेगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इंडाइसेस कम हो रहा है, इसका मतलब है कि चीजें सस्ती हो रही हैं, तो आप पहले से भी क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। यहां तक ओके? कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछिए। अब क्या ये सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, क्वांटिटी में भी चेंज आएगा। तो प्राइस में भी चेंज आ सकता है, क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है। इंडाइसेस कैलकुलेट करेंगे तो वो इन दी टर्म ऑफ रुपीस भी हो सकते हैं कि इतना प्राइस में चेंज आ गया, और इन दी टर्म ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है कि यूनिट्स पहले इतने खरीदते थे, अब इतने नहीं खरीदे जाएंगे, अब इसे कम खरीदेंगे। और ये वेजेस में भी चेंज आ सकता है कि लेबर अगर पहले पैसे कम लेती थी, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लेबर ने भी कह दिया कि भाई हमारे वेजेस को इंक्रीज कर दें, तो वेजेस भी जब इंक्रीज होंगे तो उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले कितने वेजेस थे और अब कितने वेजेस हैं। तो जो इस वक्त हैं करंट को हम बेस पे डिवाइड करवा के परसेंटेज में अगर आंसर चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसका इंडेक्स निकाल लेंगे। तो ये इंडेक्स नंबर हम प्राइस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम क्वांटिटी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम वेजेस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इंडेक्स की बात करेंगे, ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ये अगर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये ओरिजिन के चेंज होने से, ये प्लेस के चेंज होने से, ये टाइम के चेंज होने से ये चेंज होगा। यानी कि अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी तो भाई वो टाइम टू टाइम या टाइम के साथ साथ बढ़ेगी या कम होगी, या ये एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां ये इसका चेंज आएगा। ये जो एक ही टाइम में, एक ही घंटे में आप अगर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएंगे तो वो प्लेस ऑफ चेंज, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस की वजह से भी इसके अंदर क्या हो सकती है,
चेंजेस आ सकती हैं, टाइम के साथ साथ भी इसके अंदर क्या हो सकती हैं, चेंजेस आ सकती हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। वो चेंजेस हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब इसे शुरू करते हैं। ये था इसका सारा कॉन्सेप्ट। अब जो कमोडिटी है, कमोडिटी कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट जो हम खरीदने जा रहे हैं, वो कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकती है जिसे हम कमोडिटी कहते हैं। अब कमोडिटी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब अगर हम मार्केट में चीज खरीदने जाएंगे तो भाई या एक खरीदेंगे या एक से ज्यादा खरीद के लाएंगे। अगर एक खरीदेंगे तो उसको किसी और वे को कोई और नेम देंगे, अगर एक से ज्यादा खरीद के लाएंगे तो उसे कोई और नेम देकर उसे सॉल्व करेंगे। तो जब एक कमोडिटी खरीद के लाएंगे उसमें प्राइस का चेंज देखना है, यानी कि एक कमोडिटी का इंडेक्स देखना है, तो इसे कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स। अगर किसी सिंगल कमोडिटी में चेंज देखेंगे, अगर किसी सिंगल कमोडिटी में चेंज देखेंगे या इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सिंपल इंडेक्स नंबर लगाएंगे। और अगर टू और